प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ ल्हासा की ओर। तो लेखक अपनी तिब्बत यात्रा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे और वह पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था। तो तिंगरी का जो विशाल मैदान था और वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू के समान प्रतीत हो रहा था। तो लेखक उस स्थान पर थे जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी और उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी। अब उसके आसपास में जो गांव थे, उस गांव में भी सुमति के बहुत से यजमान थे। उनको पूजने वाले, उनका आतिथ्य सत्कार करने वाले यजमान थे लोग। और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अब सुमति क्या करते थे कि जो बोध गया, जो पवित्र स्थान है बौद्ध धर्म का, उस स्थान से कपड़ा लाकर, पवित्र कपड़ा ला करके उसकी पतली पतली बत्तियां, पतली पतली पट्टियां फाड़ करके उसका गंडा बनाते थे। गंडा यानी जिसे कहेंगे मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, तो जिसको मंत्र पढ़ करके बनाते हैं। तो उनके पास चिरी हुई बत्तियों के गंडे कभी खत्म नहीं होते थे और वो गांव में जाकर अपने यजमानों में वो गंडे बांटा करते थे। अब वह इसलिए खत्म नहीं होते थे क्योंकि बोध गया से लाए हुए कपड़े जब खत्म हो जाते थे तो वह किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। किसी भी कपड़े को फाड़ करके उससे जो है मंत्र फूंक कर बनाया हुआ धागा या कपड़ा बताकर लोगों में बांट देते थे। वह अपने यजमानों के पास, अब वह गंडे बांटने के लिए अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तो लेखक ने सोचा कि सुमति अगर गए तो हफ्ता भर का समय उधर ही लगा देंगे। तो उन्होंने सुमति से कहा कि जिस भी गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यानी जो रुपए तुम्हें अपने यजमानों से मिलेंगे वो रुपए लेखक सुमति को देने के लिए तैयार हो गए। अब सुमति ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया यानी भार ढोने वाला, सामान ढोने वाला, लेकिन वहां पर कोई भी भरिया उन्हें नहीं मिला। सवेरे ही अगर वो अपनी यात्रा में चल दिए होते तो अच्छा रहता, लेकिन वो 10-11 बजे तेज धूप में, 10-11 बजे की तेज धूप में निकले थे। तो उस तेज धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से यदि सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब वहाँ पर इस तरह का वातावरण है कि यदि आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो सूरज की गर्मी से ललाट धूप में जलने लगेगा, माथा धूप में जलने लगेगा और पीछे का कंधा जिस पर धूप नहीं पड़ रही है वह ठंड से बर्फ हो जाता। बर्फ यानी अत्यंत ठंडा, यानी सामने से माथा जो है वह जलने लग रहा था और कंधा उनका एकदम बर्फ से ठंडा हो रहा था। फिर लेखक ने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, लेखक और सुमति ने, और डंडा हाथ में लिए और अपनी यात्रा पर चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे और वह एक और अपने यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का यानी भरिया मिल जाएगा इसका बहाना करके शेकर विहार नामक स्थान की ओर चलने के लिए कहे। अब तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तिब्बत में जागीरदार, वहाँ बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं उनके जागीरदार हैं। अब इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, विहारों के हाथ में है। मठ यानी बौद्ध धर्म के जो आश्रम हैं, मठ, उनके हाथ में है। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और उसके लिए, इस खेती करने के लिए मजदूर उसे बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी काम को करने के लिए उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। बेगार में मुफ्त में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं और खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ पर कोई भिक्षु भेजा जाता है। यानी बौद्ध धर्म के जो एक तरह से जिन्हें पुजारी कहेंगे, तो वहाँ पर उन्हें कोई भिक्षु भेजा जाता है और वह भिक्षु जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। यानी उसका इतना मान होता है कि लोग उसे राजा से कम नहीं समझते।
जो शेकर विहार नामक स्थान पर शेकर की जो खेती के मुखिया थे, जिनका नाम भिक्षु नमसे था, वह बड़े ही भद्र यानी एकदम सज्जन पुरुष थे और वह लेखक और सुमति से बहुत प्रेम से मिले। जबकि उस समय लेखक का वेश ऐसा नहीं था, वह एक भिखारी के वेश में थे कि उन्हें कुछ ख्याल भी रखना चाहिए था। तो भिखारी के वेश में होने के कारण उनको ज़्यादा मान मिलने वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन जो शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे, वह लेखक और सुमति से बहुत प्रेम से मिले। यहाँ पर एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन का अनुवाद किया हुआ और हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी, 103 मोटी पुस्तकें रखी हुई थी। अब लेखक को पढ़ने में तो रुचि थी ही, उनमें उनका आसन वहीं पर लग गया। लेखक वहीं पर उन पोथियों को पढ़ने में लग गए। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी गई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं रही होगी। 15 सेर यानी ये वजन तौलने की एक इकाई है। जैसे इस समय किलो से तौलते हैं, तो पहले सेर से तौला जाता था। तो एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर से कम नहीं था। अब सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए लेखक से पूछा। अब लेखक पहले तो उसे जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उस समय अब मैं पुस्तकों के भीतर था, मतलब कि वह उन पोथियों को पढ़ने, पुस्तकों को पढ़ने में लगे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने सुमति को जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। लेखक ने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन बाद सुमति वापस लौटेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद ही चले आए। अब तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक और सुमति ने अपना अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यह था लेखक का प्रथम तिब्बत यात्रा वृत्तांत। आशा है यह यात्रा वृत्तांत आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।